नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार एक नई शख्सियत के साथ आता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर मुकाम को हासिल कैसे किया है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके एक ज़िद के चलते निकले घर से और बाहर जाके एक मुकाम को हासिल किया, स्ट्रगल किया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी कड़ी में आज मेरे साथ बॉलीवुड एक्टर भी हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं और बहुत फेमस आपने थिएटर प्लेस अगर देखे होंगे तो द लेजेंड ऑफ राम, बालीगंज और पजामा पार्टी जैसे थिएटर प्लेस जो है कराए हैं। बड़े बड़े आर्टिस्टों को उन्होंने मंच पर उतारा है और खुद भी डैशिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है। अभी उनका एल्बम भी रिलीज़ हुआ है और बहुत जल्द वो मूवी में भी दिखने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त ईशान यादव मौजूद हैं और मैं उनसे यही कहूँगा, तो पहले तो कानपुर के अंदाज़ में, क्योंकि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, और ये कानपुर से मुंबई की जर्नी स्टार्ट कैसे की और माइंड में कब आया कि नहीं अब जिद पालनी है, कुछ ना कुछ करना है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने एक बार में सारी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं। जर्नी कुछ नहीं, मैं यहीं कानपुर का पढ़ा हुआ हूँ। RK मिशन और चाचा नेहरू से मैंने अपनी स्कूलिंग की, और जैसे सब स्कूलिंग के बाद इंजीनियर बनते हैं तो मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद हमेशा से ये था कि मुझे मॉडलिंग में जाना था, मॉडलिंग करनी थी, करियर स्टार्ट करना था, बट कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत मेरी मॉडलिंग से हुई। मैंने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जॉब ज्वाइन की और जॉब के साथ साथ मैं मॉडलिंग करता था। मॉडलिंग करने के बाद मैंने 1-2 शोज़ किए अच्छे लेवल पे, बट मुझे लगा यार कि इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। सब जो लाइफ मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़र देखी, जो शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते थे, उनके पास जो पावर थी या जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की। वहीं से मैंने डिसाइड किया मैं अपने शोज़ कराऊँगा। मॉडलिंग से मैं शोज़ ऑर्गेनाइज़ करने पर शुरू हो गया और धीरे धीरे चलते चलते मैंने कई फैशन शोज़ कराए, फिर कुछ कॉन्सर्ट्स कराए, और ये जर्नी इस तरीके से अभी तक मैं 400 से ज़्यादा इवेंट्स करा चुका हूँ। और थिएटर में आना हुआ क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बड़ी अप्रिशिएटेड होती है अपनी कला के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग उन्हें कि थिएटर में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है। लोग मानते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं वो उतना ज़्यादा कमर्शलाइज़ नहीं हो पाते हैं, ऑल्दो आजकल काफ़ी मिल रहा है। तो मेरा हमेशा से मन था कि थिएटर को कमर्शलाइज़ करना है, तो इसीलिए कुछ प्लेस प्रोड्यूस किए जो कि आज के आधुनिक जनता को समझते हुए, इंटरेस्टिंग बनते हुए, नए कलाकारों के साथ हैं। और ऐसे कलाकार जो आप टीवी में देखते हो या फिर आप नॉन थिएटर बैकग्राउंड से भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं, उम्दा कलाकार हैं जो उसमें हैं। तो उनके बाद जब हमने देखा तो हमारे थिएटर को कमर्शलाइज़ करने में काफ़ी मदद मिली और हमारे थिएटर काफ़ी फेमस हुए, चाहे बालीगंज हो या पजामा पार्टी हो, तीनों काफ़ी फेमस हुए। और बस यहीं तक सफ़र रहा और अब लेट होते होते थोड़ी सी एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, कुछ वीडियोस करे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन है, और एक मूवी अगले महीने ही रिलीज़ है मोस्ट प्रोबेबली। तो यही जर्नी रही। अच्छा, मोस्टली क्योंकि हर शहर से बहुत सारे लोग होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं कि बॉलीवुड जाना है, क्योंकि वो जो फेम होता है एक सेलिब्रिटी वाला वो चाहिए होता है उन्हें, लेकिन स्ट्रगल की नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पे जाके करना क्या है। एक प्लान के तहत नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जोश में निकल जाते हैं। तो इस तरीके की जो आप फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुंबई भी कंटिन्यू चेंज हो रहा है और अरुण गोविल जैसे द लेजेंड ऑफ राम आप प्ले है, उसमें अरुण गोविल जैसे स्टार कास्ट जिनको इतनी पॉपुलरिटी मिली, उनको आप मंच पर लेके आ रहे हैं, तो ये माइंड कहाँ से आया कि द लेजेंड ऑफ राम को करना है? देखिए, अरुण गोविल जी की जहाँ तक बात है, उनको हम सब ने बचपन से देखा है, रामायण में हम देख के बड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके से हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला या उनके साथ कोई प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला। और अगर आप स्ट्रगल की बात करें तो मेरा मानना है ये स्ट्रगल को लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है। अब एक क्रिकेटर है, वो मैदान में है, वो 10 घंटे अगर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्ट्रगल नहीं है, वो इन्जॉय कर रहा है, तभी वो क्रिकेटर है। अगर आप यहाँ से कुछ बनने गए और आप उसके लिए पूरे एफर्ट लगा रहे हो तो उसमें कोई भी किसी तरीके का, मुझे तो स्ट्रगल का एहसास नहीं हुआ। मैंने अपना काम किया, मैंने चीज़ें की। हाँ, मेरे दिमाग में एक विजन ज़रूर था कि ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ करनी है, और सबसे पहली बात थी कि सबको जोड़ के चलना है और सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो शायद वही लोगों को जोड़ते हुए एक टीम बनी, एक टीम के साथ हमने काम शुरू किया और काफ़ी अच्छे लोग भी मिले जर्नी में जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी करा। तो स्ट्रगल पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई वहाँ जाके बहुत स्ट्रगल किया। अपने चैलेंजेस थे जो होने भी चाहिए करियर में, उनको फेस करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शायद काफ़ी आगे जाना है। कानपुर का नाम हो या स्मार्ट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब इस तरह के डिसीजन आप लेते हैं, आपने इंजीनियरिंग करी, जॉब की, ये सब किया, फिर आपने सोचा नहीं अब इसमें जाना है, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था और किस तरीके से उनका सपोर्ट हुआ? देखिए, फैमिली मेरी हमेशा से बड़ी सपोर्टिव रही है।
बट एक होता है, हर परिवार में सबका रहता है कि स्टेबिलिटी सीख करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो रहें स्टेबल उसमें रहें, और उन्होंने कभी यहाँ पे आके रिस्क नहीं लिया कि मुंबई जाके, उनको नहीं मालूम है इतने वहाँ पे क्या होगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई में अच्छा था तो उन्हें लगा कि यार कोई स्टेबल सी जॉब करके करे। तो फैमिली शुरू में तो थोड़ी हेजिटेटेड हुई, उन्हें थोड़ा लगा कि वहाँ पे जाके कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ठीक है, जब आप खुद कोई डिसीज़न लेते हो तो आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार होते हो। तो हारना था, जीतना था, हिट होना था, फ्लॉप होना था, कुछ बन पाना था, नहीं बन पाना था, तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। शुरू में थोड़े से वो डरे हुए थे, बट अब वो जब देखते हैं चीज़ें जब मैं कर रहा हूँ तो काफ़ी खुश होते हैं। मेरी माता जी का काफ़ी सपोर्ट रहा, वो हमेशा एक लेवल के बाद उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया कि आप जितना रिस्क लेना है लो, जो लिखा है वो तो होना ही है, तो अपनी लाइफ अच्छे से जियो। और वही रिस्क लेने की मुझे पावर उनसे मिली, मैं रिस्क लेता गया और वो टर्न आउट होते गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और भी होता है कि यहाँ से लोग जाते तो हैं, बहुत सारे जाते हैं, प्लान करके जाते हैं, हर चीज़ जाते हैं, लेकिन मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। उस नगरी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। वो स्ट्रगल, जिस टफ स्ट्रगल जिसे वो कहते हैं, कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ को भी छोड़ के उस माया नगरी में खो जाते हैं। लेकिन आप वहाँ पे इतने टाइम से हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। एक कहा जाता है कि जो माया नगरी है, जितना उजाला अंधेरा भी उतना ही है, तो वो अंधेरे वाली किस्सा क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोग जब वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक आप कोई छोटे से शहर से जा रहा है जिसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चकाचौंध मिलती है, ग्लैमर मिलता है, आप एक फ्री लाइफस्टाइल मिलती है जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग नशे की तरफ, मैं नहीं कहूँगा सारे, अपने लोग काम भी करते हैं, बट काफ़ी लोग नशे की तरफ, या काफ़ी लोग कई फ्रॉड भी होते हैं वहाँ पे, जो आपको ना उनसे बच के रहोगे तो वो चीज़ें कम होगी। अगर आप 10 सालों में मुंबई का डिफरेंस देखोगे तो जितना करप्शन, मतलब जितनी प्रॉब्लम लोग ज़्यादा फेस करते थे, जितना स्ट्रगल लोग ज़्यादा फेस करते हैं, आज की डेट में नहीं है। आज का अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने यूट्यूब पे डाल रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लोग उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत हर इंडस्ट्री में होता है तो वो थोड़ा प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं काफ़ी और क्लियरिटी आई है। बिल्कुल सही बात है। वो पुरानी जो कहानी किस्से होते थे कि देवानंद एक शॉप के बाहर खड़े थे, डायरेक्टर ने उनको देखा, उनको ऑफर कर दिया, अब ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अब ऐसा सोशल मीडिया पे होता है। पान की दुकान के आगे नहीं खड़ा होना था, बट इंस्टा पे उन्हें कोई रील बनानी पड़ती है। सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्योंकि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और कानपुर इस वक्त बड़े फेम में रहा है, क्योंकि बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की बात की, यहाँ की लैंग्वेज को और ख़ासकर कानपुर की लैंग्वेज को, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज को बहुत जो है लोग पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं इस लैंग्वेज में मूवी कर रहे हैं, तो वो कितना इफ़ेक्ट शहर को होने वाला है, फ़ायदा होगा या क्या इमेज क्रिएट हो रही, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेमस वही चीज़ होती है जिसका अपना एक अंदाज़ होता है, और कानपुर का एक अपना अंदाज़ है। यहाँ के लोग, यहाँ की सोच, यहाँ की बोली, वो किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, और उनकी छोटी छोटी जो इनोसेंट वाली हरकतें होती हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो इतने इनोसेंट हैं वो लोग कि उनकी चीज़ें, वो अपने भोलेपन से वो इतना ज़्यादा अपने आप को कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें काफ़ी मजाक या व्यंग निकलता है। तो इस तरीके की चीज़ें, ऑब्वियसली कोई भी कॉमेडी कैरेक्टर्स हो या इस तरीके की कोई स्टोरी हो, या थोड़ी डार्क स्टोरीज़ भी हों, थोड़ा गुंडागर्दी के लिए भी कई सारे सीन में दिखाते हैं। बट कानपुर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब बहुत ही, आप भाभी जी घर पर हैं देखें, या फिर कई सारी मूवीज़ भी आई हैं जिसमें कानपुर की चीज़ों को उठाया गया है। तो कानपुर अपने आप में है ही अलग, तो वो आगे भी आता रहेगा। अभी हमने उसका 10% देखा है, 90% और कई मूवी के माध्यम से दिखेगा। मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अपनी मूवी में, कई किरदार ऐसे हैं, मेरे कुछ दोस्त ही हैं जिनके किरदार को मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं आप लोग को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, ये जितने बड़े बड़े प्लेज हुए हैं, थिएटर प्लेज हुए हैं, चाहे द लेजेंड ऑफ राम की बात करें, पैजामा पार्टी की बात करें, ये सारे जितने भी प्लेज हैं, इनको कानपुर में भी लाने का जो प्लान है वो ईशान यादव जी कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है कानपुर के लोगों को भी उसमें मौका मिल सकता है। लेकिन कानपुर का क्या होता है कि जब आप कानपुर से अपने शहर में बिलोंग करते हैं तो कानपुर के लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या माइंडसेट है, किस तरीके से, क्योंकि अगर अरुण गोविल या कविता कौशिक, इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को आप लेके चल रहे हैं, तो कानपुर आएंगे तो कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट होगी कानपुर की और बेहतर। देखिए, इमेज क्रिएट करना मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं रहती। मेरा पहला फोकस है, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, लोगों तक पहुँचे, अब वो उससे एंटरटेन हो, वो उससे जाने, यहाँ के लोगों को भी मोटिवेशन मिले। कानपुर में अभी प्लेज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप नियर बाई सिटीज़ में देखोगे, हमने लखनऊ में भी शो किए हैं, बट कानपुर में अभी तक हमें उतना कोई बड़ा मौका नहीं मिल पाया है। तो कानपुर में अगर थिएटर आएगा, लोग प्लेज देखेंगे, लोग इंस्पायर होंगे, उनके अंदर एक्टिंग करने की चाह बढ़ेगी, और शायद उनके घर वालों को भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, इन चीज़ों में सक्सेस है, और वो आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उनको लाऊँगा और
ये एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा है और लोगों को एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली कानपुर में जितने प्लेज हैं या कुछ और शोज़ भी हैं जो मैं यहाँ पे ज़रूर जल्द ही करूँगा। मुझसे एक शख्स की मुलाकात हुई थी, बहुत पुराने थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत लंबा एक्सपीरियंस था थिएटर को। तो मैंने थिएटर को लेकर उनसे बात की और जब बात की तो उन्होंने बोला कि थिएटर अब ख़त्म हो चुका है, मतलब वेंटिलेटर पे है। लेकिन जब इस तरह के प्लेज थिएटर के प्लेज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस है वो थिएटर की हो रही है। और इसमें सही बात है क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं तो जो पुराना पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ चला जाता है। लेकिन अब उसको नए तरीके से डेवलप करके जिस तरीके से पजामा पार्टी को सक्सेस मिली है, जिस तरीके से आपके द लेजेंड ऑफ राम और भी बहुत सारे हों उसको सक्सेस मिली है, तो एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर देखा जाए एक्टिंग के पर्पज़ से तो ओरिजिनलिटी जो थिएटर के आर्टिस्टों में देखने को मिलती, चाहे इरफान खान की बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, सारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं। और जब ये साथ में काम करते हैं बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के साथ तो कहीं ना कहीं खाने का काम कर लेते हैं अपनी एक्टिंग से। देखिए कई सारे सवाल आ गए इसमें, बहुत सारे बातें हो गई। थिएटर जो फेमस था वो अपनी आर्ट के लिए फेमस था, जो उसका कोर पार्ट थी कि कला, जो एक्टिंग एक कला है वो थिएटर आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। बट जो मासेस होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, वो थिएटर को एंजॉय नहीं कर पाते थे। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो वो थिएटर देखने शायद नहीं जाते थे। लोगों को फ्री में बुलाया जाता था कि आप आओ हमारे प्ले देखो, या इस तरीके से अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो होते थे उनके प्ले फ्री में दिखाए जाते थे। वहीं हमारे प्ले की टिकट हमने 6-6 हज़ार रुपये तक की बेची, लोगों ने खरीदी और वो देखने आए। हमने उस कला को नहीं छोड़ा, जो आर्ट है थिएटर की, जो बेसिक है, जो कोर है, वो नहीं छोड़ा। बट उसको मासेस के साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे उसे एंटरटेनिंग बनाएं, कैसे हमारे बीच की स्टोरी बनाएं, वो आर्ट को इस चीज़ के साथ कैसे जोड़ के चलें, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं और आगे भी बनाते रहेंगे। अब बात आती है, अगर हम उसकी बात करें जो कमर्शियल सिनेमा है, देखिए लोग ज़रूर बोलते हैं कि थिएटर में काफ़ी बहस भी होती है कि भाई थिएटर आर्टिस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि जो कमर्शियल आर्टिस्ट हैं उनका भी अपना एक अलग चार्म है, क्योंकि जब आप एक मूवी बनाते हो तो सिर्फ एक्टिंग नहीं चाहिए होती है। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका स्वैग, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका एक जोन अलग है। वो लोग मानते ज़रूर हैं कि उसमें सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए, सारी चीज़ें। एक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है एक कमर्शियल एक्टर का जो आप मूवी में आ रहा है, बट उसके साथ साथ और भी चीज़ें, बहुत एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स तब जा कर के एक कंप्लीट एक्टर बनता है, जब उसे थिएटर वाली कला उसके अंदर हो और जो भी पर्सनालिटी, स्वैग हो, या जो भी चीज़ें हो, जो मास एंटरटेनर मूवीज़ होती हैं, उस तरीके की मूवीज़ जो एक ऑडियंस देखना पसंद करती है, उनको भी एक स्टाइल जो पसंद होती है वो भी उनमें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये एक अभी हाल ही में कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट हैं या एक्टर्स भी हैं, बड़े एक्टर्स के नाम हैं जो दुनिया से चले गए। और एक मुंबई में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा निकल के आती, फेम के साथ साथ उसी के बराबर में खड़ी होती है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है, क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा भी है, उन आर्टिस्टों को भी देखा है जिस वक्त उनके पास फेम था लेकिन आज वो कहीं ना कहीं डाउन है। तो ये सब, तो ये डिप्रेशन क्या है, इसे डिप्रेशन कहते हैं या फिर कुछ और बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती कि डिप्रेशन नहीं, ये हुआ इस वजह से, और न्यूज़ में कुछ और चलता है। तो क्या सच्चाई है इसकी कि किस तरीके से? देखिए मेरा मानना है हर चीज़ की कीमत होती है। अगर आप खुशियाँ मांग रहे हो तो उसके साथ साथ उतने आपको कहीं ना कहीं गम भी एसोसिएटेड होंगे। कम ज़्यादा चलता है, बट आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अब आप जब आते हो, एक बार एक फेम अचीव कर लेते हो, एक लेवल अचीव कर लेते हो, आप अपने आप को नीचे होता हुआ नहीं देख सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका फेम उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल होते हैं और फिर शायद बिकॉज इतने सारे लोग हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है और तो इतने सारे लोग हैं, सारे लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं होते। तो जिनकी सक्सेस थोड़ी कम होने लगती है तो वो कई बार उस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, क्योंकि जाता हुआ फेम किसी को अच्छा नहीं लगता, वो उन चीज़ों को लेके परेशान होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिप्रेस्ड होने के लिए, जो कई लोग उस दौरान नशों में आ जाते हैं, या कई लोग अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, या बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, कुछ एक्चुअली भी जिनको कुछ अपनी प्रॉब्लम हो सकती होंगी। ये एक इश्यूज़ है जो किसी को भी हो सकता होगा, बट ये साइकोलॉजिकली ट्रिगर्ड होता है। और वो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका फेम धीरे धीरे कम हो रहा है, उन्होंने देखा, या उन जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पर्सनल लाइफ बड़ी स्टेक पे रहती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ में। तो जब वो चीज़ें होती हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, और वही ग्रेजुअली डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं।
बिल्कुल। अच्छा, ये तो मुंबई की बात हो गई। अब मैं ईशान यादव की बात करता हूँ। ईशान यादव अपनी लाइफ के बारे में क्या लगता है कि आगे टारगेट क्या सेट किया है और किस तरीके से उस पे चलना है, और आगे की और भी जो आप जिस तरीके से प्लेस थिएटर्स के करा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराने का प्लान है, किस लेवल पे कराने का प्लान है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, एज एन इंडिविजुअल तो मेरा जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आप रियलाइज़ करते हो, तो मैंने एक चीज़ तो सीख ली लाइफ में कि मुझे ना कुछ बनना नहीं है। कुछ बनना मतलब मुझे एक एक्टर बन गया, एक प्रोड्यूसर बन गया, ये बनने की चाह छोड़ दी है मैंने कि मुझे ये बनना है। मेरा अब ये है कि अपना काम करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, एक अमाउंट ऑफ करियर बनाना है जिससे मेरी चीज़ें चलती रहें। बट ये नहीं है कि अब इतना ज़्यादा डेस्परेशन नहीं है कि आपको एक बहुत अमेजिंग एक्टर बन के लोगों की रिव्यूज़ चाहिए, आपको बहुत अमेजिंग प्रोड्यूसर बन के चाहिए। मेरा काम है कंटेंट बनाना जिससे लोगों सबको एंटरटेनमेंट मिले, लोगों तक पहुँचे, वो इन्जॉय करें, चीज़ें करें, और ऑब्वियसली अपनी जेब से पैसा नुकसान ना हो, जितना है उतनी चीज़ें आती रहें, चलती रहें। तो मेन प्रायोरिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरटेन हो, इन्जॉय करें, बहुत डिप्रेस रहने लगें लोग, फ्री रहें, खुश रहें। लाइफ में यही बनाना है और क्या। अच्छा, गर्लफ्रेंड्स को लेकर क्या है ईशान यादव, कितना वो आजकल वो चल रहा है कि 2-4 गर्लफ्रेंड्स ना हो तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि 2-4 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप काम करते हो आपको इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। कुछ अच्छे दोस्त ज़रूर हैं, बट अब ये चीज़ों के लिए आप बिल्कुल भी टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब आप 10-10, 12-12 घंटे टाइम काम को दोगे, फिर अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट पे लगाओगे, आपको गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बट आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। जल्दी अगर कुछ होगी, कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो तो पता चलेगा ही। अच्छा, जब आप वहाँ से आए, आपने आपके शोज़ हिट हुए ये सब, तो फिर अब उसके बाद जो है रिएक्शन लोगों का कितना बदला है कि जैसे आप यहाँ पे कानपुर में कम ही टाइम रह पाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जिनके साथ आप बचपन में रहे हैं या जो फ्रेंड्स हैं यहाँ के या जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो अब उनका नज़रिया कितना बदला है और किस तरीके से डील करते हैं आपको, क्योंकि अब वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केटिंग भी होती है आपकी, आप दिखते भी हैं, लोग दिख रहे हैं, तो किस तरीके से उनका रिस्पांस देखने को मिलता है? देखिए, जब तक प्रोडक्शन था, भले बड़े बड़े प्लेस करे, लेकिन फ्रंट पे मैं नहीं था, मैं बैक एंड में था। चीज़ें थी, नाम था, फेम था, कई सारे लोग जानते थे। उतना ज़्यादा फ़र्क मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ग्राउंड लेवल पे पड़ा, लेकिन जब से म्यूज़िक वीडियोज़ आए, जब उसमें देखा, लोगों ने शेयर किए जाने, उसके बाद से ज़रूर यहाँ पे काफ़ी लोग पहचानने लगते हैं, अरे आपका वो वीडियो आया था, या आप उसमें थे, या आप अभी वो कर रहे हो। उसके बाद से कई लोग रिकॉग्नाइज़ करने लग गए। अच्छा लगता है, मुझसे ज़्यादा परिवार ज़्यादा खुश रहता है उन चीज़ों से, जब पूछते हैं अच्छा आपका वो उसमें आया है। और बाकी दोस्त तो लिमिटेड दोस्त रहे हमेशा से, और सारे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आप अपना वो जो अभी आपका वीडियो एल्बम शूट हुआ है, तो अभी लॉन्च किया है आपने, उसको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दें कि कैसे वो देख सकते हैं। देखिए, म्यूज़िक वीडियो अलग अलग चैनल पे 2 रिलीज़ हो गए हैं। एक डीवो म्यूज़िक पे है, वहाँ भी अगर आप जाओगे तो पंजाबी सॉन्ग है, वो किया है, लोगों को बड़ा पसंद आया है, वो भी काफ़ी हिट रहा है। फिर उसके बाद एक और गाना आया है मेरा। अभी इस साल मेरे 4 गाने और पाइपलाइन हैं जो मैं शूट कर चुका हूँ, वो रिलीज़ होने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो देखने को मिलेंगे। तो अच्छा, ये एक अंदर की खबर मेरे पास भी है, टीम ने जानकारी की है कि आप बहुत जल्द मूवी में भी लॉन्च होने वाले हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें, और हो रहे हैं तो किस तरीके से हो रहे हैं? मूवी लॉन्चिंग तो अगर आप बोलें तो मैंने सबसे पहले एक साउथ का प्रोजेक्ट किया था आज से 3 साल पहले। थोड़ी बदकिस्मती रही कि वो मूवी 3 बार रिलीज़ होने पे रही और तीनों बार लॉकडाउन लग गया उसी मोमेंट पे। खैर, वो दोबारा अभी रिलीज़ होने की कगार पे है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अभी मैंने एज अ मेन लीड एक मूवी है द प्री वेडिंग, उसमें वो हमने OTT के लिए बनाई है, उसमें एज अ मेन लीड परफॉर्म किया है। काफ़ी मेहनत की है लोगों ने, काफ़ी अच्छी, हमें तो अपनी मूवी अच्छी लगेगी। काफ़ी जल्दी वो रिलीज़ भी होने वाली है, बस अब OTTs के साथ डिस्कशन चल रहा है। किसी बड़े OTT पे आप उसे बहुत जल्दी देखेंगे, 1 या 2 महीने के अंदर उम्मीद करते हैं कि वो उनकी रिलीजिंग डेट आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे अपने कानपुर को लेके, जैसे मैंने कहा, यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से भी बने हैं, लेकिन वो फेम हासिल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि जब तक आप एज एन एक्टर काम चल रहा होता है तब तक तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, और जब एक्टिंग से साइड होते हैं तो उसके बाद बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे आता है। यही वजह भी शायद डिप्रेशन की होती है, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने अपने काम के साथ साथ अपने एक्टिंग को भी चला रहे हैं, कई चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब कानपुर महानगर की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, यहाँ की स्टोरीज़ उठाई भी हैं बहुत सारे लोगों ने। तो आपका भी कोई प्लान है कि अपने कानपुर को लेके कुछ बनाना है, यहाँ की मतलब जो रियल स्टोरी है उसको लेके कुछ करना है, या कोई अलग सा प्ले बनाना है कानपुर को लेकर?
एक वेब फिल्म की स्टोरी तैयार है, स्टोरी बिल्कुल रेडी है, प्रोजेक्ट लॉक भी हो चुका है, उसकी कास्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कानपुर की थोड़ी सी टशन तो आपको मिलेगी, बट इसके अलावा एक बहुत प्यारी लव स्टोरी भी है वो, जो आपको उसके माध्यम से देखने को मिलेगी। अच्छा, कानपुर के जो आर्टिस्ट होंगे उनको कितना % चांस मिलने वाला है? कोशिश हमारी, देखिए जब हम काम करते हैं, मैं ऑब्वियसली कानपुर का हूँ तो कानपुर के लोगों को बढ़ावा देना है, लेकिन जब टैलेंट की बात आती है ना, उस समय आप शहर देख के नहीं देते हो। आप ऑब्वियसली कानपुर में ऑडिशन रखोगे, यहाँ पे जितने लोग मौके आएंगे और आप सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड होगा उनमें से आप उसी को चूज़ करोगे। अगर उसका बैकग्राउंड वो दिल्ली से होगा या कहीं से होगा, फाइनली जो चीज़ हमारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठेगा, हम एट द एंड ऑफ द डे उसी को मौका देंगे। मतलब मीन्स काबिलियत दिखाइए और सेलेक्ट हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक चीज़, अभी बॉलीवुड एक फेज़ देख रहा है इस वक्त, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं और वो पॉलिटिक्स एंगल भी ले चुका है। बॉलीवुड के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स भी लगे हैं। अभी शाहरुख खान के बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा ब्लेम हुआ, तो उसके बाद इमेज कहीं ना कहीं ख़राब हुई है बॉलीवुड की। और जिस तरीके से अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, तो एक जो राष्ट्र की इमेज है, क्योंकि मूवी जो है मोटिवेट भी करती हैं और मूवी जो है बहुत कुछ सिखाती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो डाउनफॉल हो रहा है बॉलीवुड का इस वक्त, क्योंकि साउथ सिनेमा इस समय बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है, बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज़ हो रही हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस होने चाहिए और वजह क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक वजह से तो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत सारी वजह हैं। कोई कहता है बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता है, अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाता है, बट ऐसे कई कंटेंट हैं जो काफ़ी फ्रेश हैं, ओरिजिनल हैं, जो बॉलीवुड में बन रहे हैं। और सेम वे में अगर आप साउथ का कंटेंट बोलेंगे तो उनकी टेक्निकल टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, उनका एग्जीक्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट सेम चीज़ जो आप साउथ में अप्रिशिएट करते हो अगर बॉलीवुड बनाए तो लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कई सारे रीज़न है, क्योंकि बॉलीवुड पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और इसे हिंदू मुस्लिम का भी नाम दे दिया गया है। एक दूसरे को तोड़ने के चक्कर में अगर आप देखोगे, आप उनकी मूवी का बॉयकॉट ट्रेंड चलवा रहे हैं, वो आपकी मूवी का चलवा रहे हैं और दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। आप एक दूसरे को तोड़ने के चक्कर में आपने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब से बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा देने लगे हैं, बिकॉज दे शुड बी न्यूट्रल। उनको कोई भी बंदा हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी किसी भी शहर का, सब फॉलो करते थे पूरे दिल से, बट उन्होंने अपने आप को एक रिलीजन से जोड़ के ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब से उन्होंने अपने आप को एक शहर से जोड़ के ज़्यादा जोड़ के अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तब से उनकी फॉलोइंग या उनके फॉलोवर्स टूटे भी हैं, कई सारे उनके एंटी भी हो गए हैं और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये सही नहीं। और बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा बदनाम भी दिया गया, नेपोटिज्म का मुद्दा आया, ड्रग्स का मुद्दा आया, कई चीज़ों में, बिकॉज कई लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, बट मैं देखता हूँ ट्विटर पे लोग सारे के सारे ऐसे ज्ञान करते हैं कि सारा ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में है और ड्रग्स को लेकर के बहुत बदनाम हुआ, नेपोटिज्म को लेकर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इतनी उसकी डिफेम कर दिया गया और आप मानोगे नहीं, ऑब्वियसली मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कई लाखों लोगों का घर का खर्च उससे चलता है। इतनी मूवीज़ बनती हैं, कई छोटे मोटे जो स्ट्रगलर आर्टिस्ट होते हैं उनको उसमें काम मिलता है, मूवी रिलीज़ होती है नहीं होती है, वो वहाँ पे सर्वाइव करके सस्टेन कर पाते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद से इंडस्ट्री में कैश फ्लो रिलेटिवली काफ़ी कम हो गया है और अभी तो खैर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अगर वो हिट हुए तो फिर। और एक पॉइंट और है, जब से OTT का आना हुआ है, OTT पे लोगों को घर बैठ के जब कंटेंट आराम से देखने को मिल जाता है तो कोई उस पर अपना पैसा वेस्ट करना नहीं चाहे। हाँ, तो बड़ी स्क्रीन का मज़ा लेने के लिए वो अवॉइड कर देते हैं, वो घर बैठे ही चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से OTT ने एक तरीके से उन चीज़ों को काफ़ी कैप्चर कर लिया कंटेंट को। तो ये कुछ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वक्त की यही खासियत है कि वो परिवर्तन करता है और शायद यही चेंजेस अब जो हैं बॉलीवुड में भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि OTT प्लेटफॉर्म ने कोरोना टाइम में तो पूरे तरीके से उसको वो कर दिया। लेकिन एक चीज़ और भी आती है, वहाँ पे एक ब्लेम लगता है बॉलीवुड में, जो बड़े स्टार्स हैं उनका एक दायरा बना हुआ है कि किसी बाहरी को एंटर नहीं करना है, या ऐसा कुछ है वहाँ पे कि जैसे कोई नॉर्मल घर से जा रहा है कि मुझे एक्टर बनना है, तो अगर वो स्ट्रगल करे या फिर दायरा जो बातें निकल के सामने आती हैं वो सही है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप में टैलेंट तो बाहरी को एंटर नहीं होने देते, ऐसा जो चलता है आज की डेट में सुनने को मिलता है बहुत। देखिए, कुछ हद तक तो बॉलीवुड में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में बोलो, आप किसी पॉलिटिक्स में बोलोगे या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में बोलोगे, अगर कहीं पे 4 लोग एक तरीके का काम करें, एक मार्केट में 4 दुकानें हैं, कोई बाहर से आके वहाँ पे सेम चीज़ की दुकान खोलेगा तो आदमियों को दिक्कत होगी, वो चाहेंगे वो वहाँ पे ना आए। तो ये सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है
आप टैलेंटेड हो तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे लगता है वो लोग खुद आपको इनवाइट करते हैं कि चीज़ें करो। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट ज़रूर होता है, बट आपके अंदर ईगो उससे ज़्यादा होता है। उस ईगो की वजह से भी आप रिजेक्ट किए जाते हो, क्योंकि आप हर बार आप इस वजह से रिजेक्ट नहीं किए जाते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉबी के बाहर के हो, इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हो। कई बार होता है आप उनके साथ इतना एटीट्यूड शो करते हो, उनको रिस्पेक्ट कम करते हो, उनके साथ कंपैरिजन करते हो, उन इश्यूज़ की वजह से वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। बट इस चीज़ को आप इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हो कि नहीं, मैं बाहर गया हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक रीज़न रहता है। बट मैंने देखा है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी आप कोई भी मूवी उठा लो बड़ी से बड़ी, कितने सारे नए आर्टिस्ट बाहर के हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, वो चाहे वो अपने फॉलोअर्स की वजह से फिल्मों में आ रहे हैं, चाहे वो अपने किसी और चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। सी ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस। वो आप जब कुछ प्रोवाइड कर पाओगे, कोई वहाँ पे आपको नौकरी देने के लिए नहीं बैठा या कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा है। अगर आप उनको कुछ प्रोवाइड कर पाओगे, चाहे वो आपके फॉलोअर्स हों, चाहे वो आपका टैलेंट हो, चाहे वो आपकी कला हो ऐसी कि आप अमेज़ कर दो, तो अगर आप कुछ प्रोवाइड कर पाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको चांस देंगे या वो आपके साथ काम करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ कला की बात करेंगे तो आप सिर्फ थिएटर तक रहें। अगर आपको मूवी में जाना है, यानी कि अगर आपको एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में एंटर करना है जहाँ पे बहुत आपको वहाँ पे अपनी कला नहीं दिखानी है, आपको वहाँ से फेम भी चाहिए, आपको वहाँ से अपना सोशल स्टेटस भी चाहिए, और वो एक तरीके से आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी जिसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा। तो इन शॉर्ट वो एक बिज़नेस मॉडल है। तो आपको एक्टिंग के साथ साथ वो बिज़नेस मॉडल आना चाहिए अगर आपको अब थिएटर का होने के बाद मूवी में जाना है, क्योंकि जब आप बिज़नेस की आउटपुट जो होने वाले हैं उसका बेनिफिट आपको चाहिए, तो आप उसको वो मॉडल भी समझना चाहिए कि आपको कैसे उनसे बेनिफिट करना चाहिए और कैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आप अपनी एक्टिंग के साथ साथ ओवरऑल अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो चीज़ें होती है वो करो। और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रगल है ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। आप अपने दिमाग में पहले ही मान लेते हो कि नहीं यार अभी मैं 2 साल तक ये करूँगा, फिर 4 साल तक ये करूँगा। आप अपने आप को पहले ही छोटा कर लेते हो स्ट्रगल के मामले में और छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हो, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं बहुत छोटा हूँ तो मैं छोटा ही करूँगा। आप अपना काम करो, आप अपना टैलेंट दिखाओ और आप ट्राई करो सीधे जहाँ तक आपका मन कहे करने का। अपना अलग ट्राई करो, बाकी ऊपर वाला दुनिया चला रहा है, वो ले ही जाएगा जहाँ पहुँचना होगा। बिल्कुल सही बात है, वो जहाँ लेके जाएगा वो पहुँचा ही देगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक बड़ी चीज़ है अपने कानपुर के लिए कि अभी कानपुर में बहुत सारे, अभी जैसे मैंने अलका सिंह जी का किया था, आज ईशान जी का किया है, अभी बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ मौजूद रहूँगा। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं कानपुर के नाम को बहुत रोशन किया है और आज जो है इनके टारगेट बहुत बड़े हैं और वो लगातार उस पर चल रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके जो भी वीडियोस हैं या जो भी मूवीज़ हैं या थिएटर प्लेस के वीडियोस हैं उनको शेयर करें। और आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कानपुर के हैं अगर और कानपुर की लैंग्वेज में अगर कुछ बोले ना, क्योंकि कानपुर की बात ही निराली है। और कानपुर के ईशान यादव जी जब मुंबई जाते होंगे तो कानपुर का कुछ चर्चा होती, कानपुर को लेके कभी आपसे कहा जाता है? क्योंकि इमेज बड़ी अजीब सी बनी हुई, पहले तो उत्तर प्रदेश फिर उसके बाद कानपुर। तो कुछ कभी लगा स्टार्टिंग में, अब तो फ्रेंड्स हो गए होंगे सब, लगता होगा कि अरे डेंजर है या मतलब कैसा भी कुछ रहा है ऐसा? बहुत भी हुए हैं, लेकिन अब मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे ना एक्टिंग में हैं कानपुर, तो वो अपने आप कानपुर की इतनी मिमिक्री करते हैं, इतना उनकी जो कानपुर की बोलचाल की भाषा है, कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक से एक कैरेक्टर है और हर बंदा अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है। तो वो उनका इतना ऑब्वियसली मजाक बना लें या बोले कि उनकी इतनी मिमिक्री होती है कि वो आप मुंबई जाओगे कानपुर को सब जानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इंजॉय कीजिए लेकिन मजाक मत बनाइए साहब, क्योंकि ये कानपुर है और कानपुर के लोग बस प्यार के भूखे होते हैं। आप बस प्यार देते जाइए, बाकी जो है वो करते जाइए। और हमें शाश्वत टाइम्स की टीम को पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ईशान यादव बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं और शाश्वत टाइम्स की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगातार आप इसी तरह अचीव करते रहें। और जो भी आर्टिस्ट हैं अगर आपके माध्यम से उनको मौका मिलता है तो इससे बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट नहीं हो सकता कुछ। बिल्कुल, मैं हमेशा लोगों को लेके चलना चाहता हूँ, अकेले कोई कुछ नहीं करता है। तो ठीक है, मैं खुद भी ग्रो करूँ, औरों को भी ग्रो कराऊँ जितना मुझसे हो सकता है। यही मेरी जर्नी है, आगे भी यही मैंने प्लान करी है। और वो सुर्खियों में रहने की वजह जो सबसे बड़ी है वो इस तरह के लोग हैं जो घर से निकल के जो है बेड़ियों को तोड़ते हैं और आगे निकल के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी चीज़ों को छीन कर लेके आते हैं। तो वही शाश्वत टाइम्स की टीम आप सभी का धन्यवाद करती है और आपका शुक्रिया अदा करती है कि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहें ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।